नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अशोक लेलैंड और इसके शेयर प्राइस की बात करें तो उसमें आज 8% की तेज़ी देखी गई। उसका कारण था इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट और उसके साथ साथ इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि इनका जो यूपी का प्लांट है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर करेंगे वो अगले 1 साल के अंदर रेडी होने वाला है। वो प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा और वहाँ उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 साल में 2500 बसेस की होगी। इनिशियली वो 1 साल में 2500 बसें बनाएगा, लेकिन बाद में उसको बता रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे और बढ़ाकर 5000 यूनिट करेंगे पर ईयर। इस पॉजिटिव न्यूज के कारण भी इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें तेज़ी देखी गई। और वहीं बात करें अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट की तो उसको हम आज एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा था और साथ ही साथ इसके लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने किस तरह के रिजल्ट रिपोर्ट किए हैं और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस को भी हम एनालाइज करेंगे। अशोक लेलैंड कंपनी की बात करें तो ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की है और इसके एक प्रोडक्ट की बात करें तो ये कॉमर्शियल व्हीकल बनाता है, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल। और वहीं इसकी प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के साथ साथ 50 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस है। और इनकी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये ट्रक बनाते हैं और वो साथ ही साथ बसेस और उनके साथ साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसे कि कोई लोडर या छोटे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो बनाते हैं और पावर सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि जो डीजल जनरेटर हैं, गैस जनरेटर हैं, ये भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसके साथ साथ ये डिफेंस व्हीकल्स भी बनाते हैं, डिफेंस को भी ये अपने व्हीकल सेल करते हैं। अब हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। तो पहले हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे, जिसमें हम क्वार्टर 4 के रिजल्ट को उसके प्रीवियस क्वार्टर 3 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर 3 में देखें तो इसका जो रेवेन्यू था वो 11,000 करोड़ का था, जो बढ़कर क्वार्टर 4 में 13,578 करोड़ आया है। यहाँ देखा जाए तो 2485 करोड़ की ग्रोथ है, परसेंटेज में 22% की ग्रोथ है, जो कि अच्छा नंबर है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। 18% का ओपीएम था इनका लास्ट क्वार्टर में, जो अभी बढ़कर 19% हो गया है। यहाँ 1% की इम्प्रूवमेंट है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट 609 करोड़ था क्वार्टर 3 में, जो अभी बढ़कर 934 करोड़ आया है। यहाँ 325 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में देखा जाए तो 53% की अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस ₹1.91 था इनका लास्ट क्वार्टर, जो अभी इस क्वार्टर में ₹2.91 आया है। यहाँ ₹1 की इम्प्रूवमेंट है और परसेंटेज में 52% से इसका ईपीएस ग्रो किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी का रिजल्ट देखें तो रिजल्ट अच्छा है। यही कारण था कि इसका शेयर तेज़ी से आज भागा है और उसमें 8% की जंप देखी गई है। और साथ ही साथ जो न्यूज़ थी कि इसका एक प्लांट जो प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा अगले 1 साल में, वहाँ जो ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाएंगे, वो पॉजिटिव न्यूज़ थी इस कंपनी के लिए, जिसके कारण इसके शेयर ने सडन जंप दिखाया है। अब इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को हम ईयर ऑन ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर 4 2022-23 में बात करें तो इसका रेवेन्यू 13,203 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 13,578 करोड़ आया है। यहाँ देखें तो मामूली सी 375 करोड़ की ग्रोथ है, परसेंटेज में सिर्फ 3% की ही ग्रोथ है, जो कि लोअर साइड है, काफ़ी कम है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। पिछले साल क्वार्टर 4 में 15% का मार्जिन था इसका, जो अभी बढ़कर 19% हो गया है। यहाँ 4% की इम्प्रूवमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। इसका इम्पैक्ट इसके बॉटम लाइन में दिखाई देता है, जहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 803 करोड़ से बढ़कर 934 करोड़ हो गया है। यहाँ 131 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है। वही परसेंटेज में बात करें तो 16% की ग्रोथ है। और अगर इसके ईपीएस की बात करें तो वो ₹2.56 से बढ़कर ₹2.91 हो गया है। यहाँ 35 पैसे की इम्प्रूवमेंट है और परसेंटेज में बात करें तो 14% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर अगर इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो ये बहुत अच्छा नहीं है। खास तौर से अगर टॉप लाइन की बात करें तो इसका रेवेन्यू बिल्कुल ग्रो नहीं किया है, 3% की मामूली सी ग्रोथ है। वहीं बॉटम लाइन में इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसका कारण है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। अब हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को फाइनेंशियल ईयर 22-23 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो एफवाई 2022-23 में इसका रेवेन्यू 41,673 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 45,791 करोड़ हो चुका है।
यहाँ देखा जाए तो 4118 करोड़ की ग्रोथ है, परसेंटेज में 10% की, जो कि लोअर साइड है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% था वो अभी बढ़कर 17% हो गया है। यहाँ 5% की इंप्रूवमेंट है, जो कि अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। इसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट में दिखेगा, इसके बॉटम लाइन में। तो इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 1362 करोड़ से बढ़कर 2696 करोड़ हो गया है। यहाँ देखा जाए तो 1334 करोड़ की ग्रोथ है और परसेंटेज में 98% की ग्रोथ है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ नंबर बहुत ही अच्छे रिपोर्ट किए हैं इस कंपनी ने। वहीं ईपीएस की बात करें तो जो 4 रुपये 23 पैसे का ईपीएस इसका 2022-23 में था, वो बढ़कर 8 रुपये 46 पैसे आया है। जस्ट डबल हो चुका है ये। यहाँ 4 रुपये 23 पैसे की ग्रोथ हुई है, जो कि 100% ग्रोथ है। तो अगर बॉटम लाइन की बात करें कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में, तो बॉटम लाइन तो बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन जो निगेटिव चीज़ है वो इसके टॉप लाइन की है। टॉप लाइन में इसमें अच्छी ग्रोथ नहीं है। उसका कारण है जो इंटरेस्ट रेट हैं वो टॉप आउट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इस समय हायर लेवल पे चल रहे हैं और जो ऑटो सेक्टर होता है वो सिक्लिकल होता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है, इसलिए जो इसके टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आ रही है उसका एक कारण हो सकता है हायर इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट। अब हम इसके फंडामेंटल्स को लॉन्ग टर्म में एनालाइज करते हैं। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म में रिवेन्यू की बात करें तो वहाँ हम देखेंगे कि इसने किस तरह के नंबर रिपोर्ट किए हैं, क्या लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा पाया है या नहीं। तो रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ हमने पिछले 10 साल का डेटा लिया है। पिछले 10 साल में हम देखेंगे कि इसका रिवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो 2014-15 की बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ इसका जो रिवेन्यू था वो 15,708 करोड़ का था। इसको अगर FY 18-19 तक देखें तो यहाँ लगातार ग्रोथ दिखाई दी, लेकिन उसके बाद बात करें तो 19-20 और 20-21 में काफ़ी गिरावट देखी गई इसके रिवेन्यू में। उसके बाद 20-21 के बाद से ये लगातार ग्रो कर रहा है और अभी इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 45,791 करोड़ हो गया है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है इसके टॉप लाइन में। वहीं अगर हम इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ 14% की CAGR से ग्रो की है, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है, लोअर साइड में है। और लास्ट 5 साल की बात करें तो वहाँ नंबर और ख़राब हैं। 5 साल की CAGR मात्र 7% की है। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो जो 20-21 के बाद इसमें ग्रोथ आई है वो काफ़ी तेज़ी से आई है, तो यहाँ पे नंबर अच्छे हैं। लास्ट 3 साल में 33% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 साल की बात करें तो वापस नंबर इसके गिर गए हैं और अभी देखें तो सिर्फ 10% की ही लास्ट 1 साल में रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा पाई है कंपनी। तो अगर लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ये एक सेक्युलर ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, ये सिक्लिकल कंपनी है। कोई ऐसा पीरियड आता है जहाँ ये बहुत ही अच्छे अपने रेवेन्यू दिखाते हैं और कभी कभी इसका रेवेन्यू बहुत डाउन हो जाता है। तो ऐसे सिक्लिकल जो बिजनेस होते हैं इनमें सेक्युलर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन कैसे रिपोर्ट किया है, तो 2014-15 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो यहाँ ये कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था 205 करोड़ का। फिर इसके बाद लगातार कुछ सालों तक इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं और लगातार अच्छे नंबर रिपोर्ट किए, लेकिन उसके बाद 19-20 से इसके नंबर फिर खराब आने लगे। 19-20 में इसने 460 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके बाद लगातार 2 साल इसने लॉस रिपोर्ट किया। 20-21 में 70 करोड़ का लॉस और 21-22 में 285 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। उसके बाद अभी 2 सालों से ये अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका सिक्लिकल नेचर दिखाई देता है कि लगातार ये कंपनी सेक्युलर ग्रोथ नहीं दिखा पाती है। कभी ये अच्छे प्रॉफिट दिखाती है तो कभी लॉस रिपोर्ट करने लगती है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी कभी इम्प्रूव होते हैं और कभी वापस से गिरने लगते हैं। यह भी इसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। ऐसे सिक्लिकल बिजनेस में ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का इसका CAGR 21% का है। 10 साल में 21% की CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वहीं लास्ट 5 साल की बात करें तो सिर्फ 4% के CAGR से ही इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। और लास्ट 3 साल की बात करें तो यहाँ अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, 207% की CAGR है। उसका कारण है पिछले 2 सालों में अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं इस कंपनी ने। वहीं लास्ट 1 साल की बात करें तो वहाँ 112% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रेंड भी देखें तो 2018-19 तक बहुत ही अच्छे इसके बॉटम लाइन के नंबर्स थे, लेकिन उसके बाद 3 साल तक इसके नंबर खराब आए और वापस से पिछले 2 साल से ये कंपनी अच्छा कर रही है।
तो अब ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बार बार डिस्कस किया कि ये सिक्लिकल कंपनी है। जो ऑटो सेक्टर होता है वो सिक्लिकल होता है, जो इसके नंबर्स में भी दिखाई देता है। तो ऐसे जो सिक्लिकल बिजनेस होते हैं वो लगातार सेकुलर ग्रोथ नहीं दिखा पाते हैं। तो ऐसे बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको टाइम करना होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऐसे किसी साइकिल में आप फंसेंगे तो आपके रिटर्न नहीं बनेंगे। और वहीं अगर आपकी एंट्री किसी गलत साइकिल में हो गई तो आपको कुछ सालों तक रिटर्न भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए सिक्लिकल बिजनेस में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए या टाइम करके किसी छोटे से पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करके उससे निकलना चाहते हैं, तभी लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको लेके नहीं रख सकते। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 66,629 करोड़ का है इस समय, और करंट प्राइस की बात करें तो 227 रुपये का है। इसमें आधी 8% की तेज़ी देखी गई है। और वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 229 रुपये का है, जो इसने आज ही हिट किया है, और ये ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है इस समय। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो वो 144 रुपये है, वहाँ से अच्छी रैली आ चुकी है इस शेयर में। वहीं इसके पी की बात करें तो पी इसका 26.3 है, जो कि एवरेज है, हायर साइड नहीं है। लेकिन अगर बात करें इसके सिक्लिकल नेचर की तो वहाँ हाई पी मिलता भी नहीं है ऐसी कंपनियों को। और अगर पीजी रेशियो की बात करें, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसका पी देखें तो वहाँ रेशियो आ रहा है 6.58 का। यह हमने लास्ट 5 साल का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ लिया है, जो कि 4% था। इस वजह से इसका पीजी रेशियो हायर साइड आ रहा है। तो पीजी रेशियो के बेस पे देखें तो इसके वैल्यूएशन हायर साइड में है। और वहीं ROE की बात करें तो ROE के नंबर अच्छे हैं इस कंपनी के, 29% के आसपास इसका ROE है। इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो ये फेयरली वैल्यूड दिखाई देती है, लेकिन इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और इसके सिक्लिकल नेचर को अगर कंसीडर किया जाए तो इस कंपनी को ऐसे वैल्यूएशंस पे नहीं लेना चाहिए। हो सकता है अभी आने वाले 1-2 साल तक जब रेट कट आए, इंटरेस्ट रेट में गिरावट आए, वहाँ भी 1-2 साल तक और ये अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उसके बाद फिर से अगर इसकी साइकिल चेंज होती है तो इसमें बड़ी गिरावट भी देखी जा सकती है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ हम लास्ट 5 साल का डेटा देखेंगे कि लास्ट 5 साल में कैसा ट्रेंड रहा। तो प्रमोटर्स की बात करें तो मार्च 2020 में 52% की होल्डिंग थी, जो कि लगातार कांस्टेंट बनी हुई है, और आज भी उनका स्टेक 52% का है। FIIs की बात करें तो साल दर साल इनका स्टेक बढ़ता जा रहा है, और अभी बात करें तो 21% का स्टेक है FIIs का। वहीं DIIs की बात करें, DIIs का स्टेक काफ़ी कम हुआ है, जो लास्ट ईयर 22% का था वो घटकर 12% बचा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग पिछले 1-2 सालों में काफ़ी बढ़ी है, और अभी पब्लिक के पास 15% इसके शेयर हैं। वहीं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो मार्च 2020 में 9.5 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे, जो अभी बढ़कर लगभग 15 लाख के आसपास हो गए हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास मेजर होल्डिंग है, वहीं FII DIIs के पास भी अच्छी होल्डिंग है। अब ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, खासतौर से ऐसे जो सेक्टर होते हैं जो कि सिक्लिकल होते हैं, जिनमें इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आता है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हमें निवेश नहीं करना चाहिए। और ख़ासतौर से अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को लेना चाहते हैं और लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो वहाँ ऐसे स्टॉक को कंसीडर नहीं करना चाहिए। और इसके नंबर्स भी देखें तो लास्ट कई सालों में अच्छे नहीं रहे हैं। तो आज के इस स्टॉक का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।